बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने पढ़ना है प्राइमरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स में हमारे पास हंगर है, थर्स्ट है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, स्लीप मोटिव है, पेन रिडक्शन है, सेक्सुअल मोटिव है, ऑक्सीजन मोटिव है, फटीग रिडक्शन और बाउल एंड ब्लैडर मोटिव्स आ जाता है। प्राइमरी मोटिव्स एक्चुअली वो मोटिव्स होते हैं या हमारी वो नीड्स होती हैं जो हम इनबॉर्न हमें पता होता है, इनबॉर्न हमने वो सीखी होती हैं, या हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम प्राइमरी मोटिव्स के अंदर लेके आते हैं। तो हंगर और थर्स्ट को हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल। माइनर डिटेल के साथ हम बाकी जितने पढ़ते हैं उनको पढ़ेंगे। अब सबसे पहला हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या है कि किसी भी शख्स की एबिलिटी कि वो अपने आप को कंफर्टेबल टेम्परेचर रूम के अंदर, टेम्परेचर जोन के अंदर रखे, ठीक है ना। हमारे होम्योस्टैटिक सिस्टम है जिसमें थर्मो रेगुलेशन एक अहम किरदार है। थर्मो रेगुलेशन में हम बाय क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन, बाय हम अपना टेम्परेचर कूल कर सकते हैं, कीपिंग आवर सेल्फ टू अ कोल्ड प्लेस, बाय कीपिंग आवर सेल्फ टू अ वार्मर प्लेस, या हम अगर वार्म प्लेस हो तो स्वेटिंग के जरिए। डिफरेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है। द एबिलिटी टू कीप आवर सेल्फ एट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर, ठीक है ना, इज द प्रोमिनेंट रोल ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है वो क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब लिमिट्स क्या क्या हैं, क्यों ज़रूरी है टेम्परेचर रेगुलेशन एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। पहली सबसे बड़ी बात, मोस्ट क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल, कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है टेम्परेचर उसके लिए हमारे पास जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको मोस्टली टू ब्रॉडर कैटेगरीज में तकसीम करते होते हैं। एक कोल्ड ब्लडेड है और एक वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड तो वो हैं जैसे उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे इन्वायरमेंटल चेंज टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी डेथ हो जाती है। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर विद द इन्वायरमेंटल चेंज के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हम ह्यूमंस हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, इनका टेम्परेचर क्या है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के शिफ्ट के साथ शिफ्ट नहीं होता। इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, अपना जो एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है जिसे ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर बोलते होते हैं वो मेंटेन करना पड़ता है। वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिफरेंट होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस के ज़रिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारे सेल्स जो हैं हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द सेल जो है, अगर मैं नर्वस सिस्टम के सेल की बात करूं तो 85% उसमें वाटर होता है और बोन सेल में 25%, मिनिमम जो वाटर कंटेंट बोन सेल्स के अंदर है 25% है। तो ईच एंड एवरी सेल ठीक है ना, कंपोज्ड ऑफ अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर। जब कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर है तो ये वाटर जैसे रिमूव होता है तो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, सिंथेटिक प्रोटीन्स हैं जो सेल सिंथेसाइज करता है, या सेल के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस होते हैं डिफरेंट के, वो परफॉर्म नहीं होते। जब वो ऑर्गेनेलीज या सेलुलर सब सिस्टम्स क्या कर रहे होंगे, अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो सेल्स अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव सेल्स क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं और सेल्स अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। जब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स बनने हैं वो भी प्रॉपर नहीं बन रहे होंगे। जब वो कंपोनेंट प्रॉपर नहीं बन रहे होंगे तो हमारी बॉडी का सर्वाइवल क्या है, बेटर लेवल पे नहीं जाता, सर्वाइवल को खतरा हो जाता है। ये तो हमारा हायर टेम्परेचर की बात है। अगर लोअर टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जितने भी सेल एक्टिविटी है वो सीज हो जाती है। जब सेल एक्टिविटी सीज हो जाती है उसके आइस क्रिस्टल जो है प्रोटीन्स की जो है वर्किंग को सीज कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। जब ऐसा होगा तभी सेल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जो ब्लड टेम्परेचर के सेंसर होते हैं माउथ के अंदर, स्किन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर, ये सेंस करते हैं टेम्परेचर को और सेंस करने के बाद उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं सेंसर्स।
अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल है। हाइपोथैलेमस को चीफ रीजन समझा जाता है, चीफ ऑर्गन समझा जाता है हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या करता है, डिफरेंट हमारे पास हंगर है, थर्स्ट है, और डिफरेंट रीजन्स इसके होते हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। डिफरेंट हमारे जो मोटिव्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अब क्या है, इट इज़ अ चीफ रीजन दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और दिमाग के दूसरे हिस्सों के साथ जुड़ा होता है। जब इंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक्टिव होता है, तो ये वही जैसे अभी मैंने आपको बताया, थर्स्ट है, हंगर है और डिफरेंट मोटिव्स हैं, उनको सेटिस्फाई करता है। इंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या है, थर्मोस्टेट का काम करता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसको लो करने की कोशिश करेगा बाय द एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो उनको हाई करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखें, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो स्किन कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जब वार्म ब्लड की क्या हो जाएगी, अमाउंट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द स्किन इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द स्किन। जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ब्लड सेल्स की इंक्रीज हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल को, तो वो क्या कर जाएंगे, सरफेस को लीव कर जाएंगे। जो हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोड़ जाएंगे और लोअर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। एडिशनल हीट द स्किन विच सब्सिक्वेंटली ओवर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो जो सेल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, एडिशनल हीट को कैरी कर जाते हैं। इसके अलावा स्वेटिंग है, ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हीट लॉस होती है। वो स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, टंग के अंदर पेंट टू रिलीज अ डॉग, कैट्स एंड रैट्स। डिफरेंट एनिमल्स की बात है, जैसे कैट्स हैं, रैट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके स्वेट ग्लैंड्स मॉइस्चर इवेपोरेट करते रहेंगे। जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेट कर जाएंगे और पीछे क्या होगी, उनको कूलिंग महसूस होगी। इफ़ बॉडी टेम्परेचर डिप्स टू लो, फिर क्या होगा, फिर क्या है, जनरेट हीट बाय शिवरिंग। हमारी बॉडी क्या करती है, जब शिवरिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा तो वो हीट जनरेट करती है। क्लॉथिंग, आम सी बात, जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट आजकल जैसे अगर मैं बात करूं, दिसंबर की बात करूं पाकिस्तान के अंदर, जनवरी फरवरी की बात करूं, जनवरी की बात करूं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो लोग वार्मर क्लॉथ्स की जानिब मूव करते हैं, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ठीक है ना, ज़्यादा होगा तो लोग वार्मर क्लॉथ्स को क्या कर देते हैं, उतार देते हैं और वो सिंपल क्लॉथ्स की तरफ आ जाते हैं, ऐसे कपड़ों की जानिब आ जाते हैं जिनमें गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती है, और वो शेडी प्लेसेस की जानिब जाना शुरू कर देते हैं और डिफरेंट जो मैकेनिज़म्स हैं उनको अडॉप्ट करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लोअर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनका सेट पॉइंट है वो अचीव हो सके। अब टेम्परेचर मोटिव की बात हमारे पास है स्लीप मोटिव। स्लीप की कोई भी इंडिविजुअल है, क्या वो एनिमल है, क्या वो हमारे पास हायर एनिमल है या लोअर एनिमल है, किसी भी तरह का एनिमल है, तो उसकी एक बेसिक नीड है स्लीप। इसके बगैर वो क्या कर सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता। सरवाइव करेगा भी तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ, माल फंक्शनिंग के साथ वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा। स्लीप बिहेवियर इज पैरेलल टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जिस तरीके से क्या है, हमारा खाना पीना ज़रूरी है, उसी तरीके से सोना भी ज़रूरी है। अब जब हम क्या करते हैं, बहुत देर तक जागते रहते हैं, तो हमारी बॉडी खुद ब खुद जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमें फील कराता है कि आप सो जाएं। नींद आना शुरू हो जाती है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट मतलब जो मैकेनिज़म्स हैं वो सेट होते हैं और हमारी बॉडी बिल्कुल हमें पता भी नहीं होता और अक्सर हम क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। तो स्लीप मोटिव एक बेसिक नीड है
जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये अनलर्नड बिहेवियर है जिसको आप अगर कोशिश भी कर लेंगे कि आपने नहीं सोना तो फिर भी आपको नींद आ जाएगी। इसलिए कॉमन सेइंग है कि नींद तो ऐसी चीज़ है जो दार पे भी आ जाती है, तख्ता दार पे भी आ जाती है। तो इसके लिए कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, जो लोग कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो फिर डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनसे सफ़र करते हैं। एमनीजिया है और भी इसी तरीके से। स्लीप बिहेवियर इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय फैक्टर अदर देन डेप्रीविएशन, जैसा कि बॉडी टाइम है। ठीक है, बॉडी टाइम क्या है? टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टू फॉलो सर्टेन स्ट्रिक्ट 24 आवर शेड्यूल इफ सम इंटरनल क्लॉक वर कॉलिंग आउट द ऑर्डर, कि आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे खुद ब खुद क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगी और वहाँ पे आपको नींद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे अंदर भी होता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस होते हैं वो लर्न कर लेते हैं कि अगर 10 बजे सोना है तो 10 बजे उन्हें हर सूरत में नींद आ जाएगी, अगर वो नहीं भी करना चाहते होंगे। तो मोस्ट ऑफ द ये क्या है, हमारे पास एनिमल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग है जो बॉडी टाइम है, उनका एक स्पेसिफिक टाइम है। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, उनके अंदर ये रेगुलेट होता है प्रॉपरली। इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्लीपिंग हार्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं हर शख्स पे। कोई शख्स कम सोता है, कोई ज़्यादा सोता है, कुछ ने अडाप्टेबिलिटी बना ली होती है कम सोने की, लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती। अगर आप क्या करेंगे, जितना भी जाग लेंगे आप, फिर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जेंडर होते हैं, वो फैक्टर भी कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी भी शख्स की स्लीप को। तो यहाँ पे लैक ऑफ स्लीप, अगर आप नहीं सोएंगे तो क्या होगा, वही डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, ब्लंडर और डेंजरस फैटल मिस्टेक्स करना शुरू कर देगा पर्सन। बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर प्रॉपरली 24 घंटे नींद नहीं करते, वो सफ़र करते रहते हैं। जब सफ़र करते रहते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। तो ये जो स्लीप की वजह से, स्लीपलेसनेस की वजह से है। तो बहुत सारे और भी हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, एथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक ख़ास सेट पॉइंट दिया जाता है कि आपने क्या करना है, इतने टाइम के लिए नींद करनी है। और हर शख्स की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है उसके स्लीप पे। ख़ास टाइम दिया जाता है एज के मुताबिक, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक ये जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। और सबसे बड़ा रोल जो स्लीप का हमारी न्यूरल एक्टिविटी के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली इम्पल्सेस को फायर करे तो आपने उसको हर सूरत में रेस्ट देना होगा, क्योंकि डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस उस फायरिंग को हिंडर कर रहे होते हैं जब आप रेस्ट नहीं देते हैं बॉडी को। साइकोलॉजिकल पेशेंट्स, जब कोई शख्स प्रॉपरली नींद नहीं करेगा तो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाएगा। उसकी क्या है, स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर देगा। और उसी शख्स को ही पता होता है जो स्लीपिंग पिल्स पे होता है कि नींद कितनी बड़ी नेमत है। तो वह प्रॉपरली हमें अपने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, प्रॉपरली हमें स्लीप की जानिब जाना चाहिए। नहीं, अगर कोई शख्स तो पूरी हो जाती है नींद किसी न किसी वे से, क्योंकि ये एक अनलर्नड मोटिव है हमारा, इस पे कंट्रोल नहीं होता है। पेन रिडक्शन, अब सर्वाइवल वैल्यू है ये भी। अगर आप ये भी नहीं सीखा होता आपने, आप किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, पेन रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी मोटिव है। दिस फैक्ट इज हाईलाइटेड बाय द रेयर केसेस ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न विद विजुअल इनसेंसिटिविटी टू पेन। हम बहुत सारे लोग ऐसे नेशनल जियोग्राफिक पे या डिस्कवरी पे दिखाए गए होते हैं जिनको 11 kV भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो उनकी बॉडी से इजीली पास हो जाता है विदाउट एनी इफेक्ट। तो ये ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जिनको पेन नहीं होता है, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए होते हैं
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने से उनको पेन कभी फील नहीं होता। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि कोई बच्चा बचपन में उसके पेरेंट्स बहुत लो क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और हर टाइम उनकी आपस में घरेलू फसादात की वजह से बच्चे के ऊपर फिज़िकल जो स्ट्रेस है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ साथ फिज़िकल स्ट्रेस मार धाड़ करना बहुत ज़्यादा उसको डैमेज किया जाता रहा हो, तो वो भी बच्चा क्या होगा, पेन से डिप्राइव्ड ऑफ होता है। उस बच्चे की भी पेन परसेप्शन बहुत कम होती है, वो परसीव नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो जाता है। पेन होना चाहिए, पेन एक बहुत बड़ी नेमत है, जिस तरीके से हमारे लिए दूसरे मोटिव्स नेमत हैं। तो पेन को रिड्यूस करना, अगर पेन किसी शख्स को नहीं होता तो उसको बहुत बड़ी इंजरी भी हो जाती है तो उसे पता नहीं चलेगा। जब उसे पता नहीं चलेगा तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, फ्लेम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर वो प्रॉपर उसको मॉनिटर नहीं कर सकेगा तो उसको ज़्यादा डैमेज होगा। ये केसेस जो हैं बहुत कम ही रिपोर्ट होते हैं। इसमें जो प्लेयर्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। प्लेयर्स मुसलसल खेलते रहते हैं, जैसे फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर्स हैं, उन्हें चोट लग भी जाती है तो उन्हें मोस्टली फील नहीं होता, जब वो बैठते हैं तब फील होता है। एनाल्जेसिया, एथलीट्स की वही बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं कि उनके अंदर पेन रिलीवर खुद ब खुद ब्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जैसे एनाल्जेसिक रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन फील ही नहीं होता। जब गेम एंड होती है तब उन्हें फील होता है। सोल्जर के केसेस में डिफरेंट एथलीट होते हैं, उनको भी फील नहीं होता है। ड्रग्स, पेन कैन बी प्रेस्ड और एलिमिनेटेड बाय ड्रग्स, जैसे मॉर्फिन और ओपिएट्स हैं। अगर ये ज़्यादा यूज़ किए जाते रहे होंगे तो पेन का ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो जब इनका पता नहीं चल रहा होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं किसी भी शख्स को। हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली एक फार्मासिस्ट है जो डिफरेंट काइंड ऑफ पेन रिलीवर प्रोड्यूस करता है। इन पेन रिलीवर्स को कंट्रोल किया जा सकता है डिफरेंट फैक्टर्स से। एंडोर्फिन्स हैं, हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है बाय इटसेल्फ, और इन एंडोर्फिन्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं सिमिलर टू ओपिएट्स। पेन मैसेजेस जब ब्रेन को जाता है तो नर्व क्या करती है, इनको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रैक करती है और ट्रैक करने के बाद इनको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाई करने के बाद जहाँ पे पेन होगा तो उनको जो हमारे पास एंडोर्फिन्स हैं, पेन किलर हैं, हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है, उनको पेन रिलीवर के तौर पर यूटिलाइज करेगी। गेट कंट्रोल थ्योरी, मिल्जेक एंड पीडीवाल इन्होंने क्या किया, एक मॉडल डेवलप किया पेन मैकेनिज्म्स का कि पेन किस तरीके से हमें फील होता है। इन्होंने कहा कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ओपन या कंट्रोल करते हैं। जो नर्व इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही होती हैं, जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ये गेट्स कंट्रोल करते हैं। ये गेट्स होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रास्ते में। तो जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं साइट ऑफ इंजरी वो नॉर्मली फायर होते हैं। अब जब ये रिसेप्टर से पहुंचेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और रीड आउट करने के लिए, तो जो गेट होगा इनको क्या कर लेगा, ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो प्रॉपरली ये पेशेंट तक नहीं पहुंचेंगे, अफेक्टेड पर्सन तक नहीं पहुंचेंगे। जब अफेक्टेड पर्सन तक नहीं पहुंचेंगे तो उसे पेन महसूस नहीं होगा। सेक्सुअल मोटिव, थर्ड वन हम जो पढ़ रहे हैं। अब सेक्स जो है वो बेसिक नीड है किसी भी इंडिविजुअल की, ये नहीं है कि ह्यूमंस की, एनिमल्स की। ये एक अनलर्न बिहेवियर है, किसी को नहीं सीखना पड़ता। अगर कोई जंगल में पैदा हुआ है, कोई अच्छी सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ है, अगर कोई जानवर है तो उसके अंदर भी यही है। इंसेक्ट्स के अंदर भी ये मैकेनिज्म चलता है, बर्ड्स के अंदर भी ये मैकेनिज्म चलता है। तो अनलर्न मोटिव है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स हैं, जैसे पेट्स हमने रखे होते हैं, तो उनको कौन सिखाता है, बाय नेचर। अगर ये डिज़ायर फुलफिल ना हो तो ऑब्सेशन, जुनून की हद तक पर्सन चला जाता है। बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को डैमेज भी कर लेते हैं इस चक्कर में, और हमारी सोसाइटी के ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी हैं
कि लेट मैरिजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी शख्स की ओवरऑल जो वर्किंग एफिशिएंसी है। हम जो मेच्योर होते हैं, सेक्सुअली मेच्योर होते हैं, वो हम अपनी पुबर्टी के एज पे होते हैं, लेकिन जो सेक्स डिफरेंशिएशन होती है वो वॉर्म स्टेज के अंदर, जब बच्चादानी के अंदर बच्चा होता है तो वहाँ से क्या होती है, सेक्स डिफरेंशिएशन आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हैं सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स के, और यहाँ पे जो फूड होती है, जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत मेजर किरदार अदा करती है। अगर आप हैविली डाइट कंज्यूम कर रहे होंगे, हाई कैलोरिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे, तो जो नीड्स ऑफ सेक्स है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हम डिफरेंट वेज से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इस मोटिव को। ड्राइव एंड इंसेंटिव, सेक्सुअल बिहेवियर इज मोटिवेटेड पार्शली बाय ड्राइव एंड पार्शली बाय इंसेंटिव। हम क्या होते हैं, डिफरेंट फैक्टर से हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, बायोलॉजी, नीड टू रिप्रोड्यूस, हमारे अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वह अपनी नस्ल बढ़ाएं। साइकोजेनिक नीड्स दैट अक्वायर्ड बाय सोशलाइजेशन इनटू वंस कल्चर, हम कैसे पूरी कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरी कर सकते हैं। डिफरेंट जो सोशल सेटअप हैं, सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने अपने क्या कर लिए हैं, मैनर डिज़ाइन कर ली हैं इस जो सेक्सुअल मोटिव है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे सोशल अप्रूवल है इस्लाम में निकाह की सूरत में, हिंदुज़म में देख लें वो 7 फेरे जो हैं उनके वो हैं, बुद्धिस्ट में या डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो अपने डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल मोटिव्स। तो ये एक अनलर्नड बिहेवियर है, इसको मस्ट बी सेटिस्फाइड। डिस्प्लेसमेंट, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। कोई भी शख्स है जो ओवर ऑक्यूपाइड है बाय सेक्सुअल डिज़ायर्स, तो उसको एक तो हमारी नीड है, यहाँ पे भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म चलते हैं जो अभी तक अनस्टडीड है मोस्टली, कि अगर कोई शख्स प्रोलॉन्ग्ड सेक्सुअल एक्टिविटी डिज़ायर की जानिब जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज तो आने ही आने हैं, हर सूरत में आने हैं, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो हमारे कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और डैमेज कर रहा होता है। और प्रॉपर जो ग्रोथ है इस डिज़ायर की वजह से बहुत औक़ात लोग आफ्टर पुबर्टी वो स्टंट रह जाते हैं, या उनकी जो हाइट नहीं, उनकी जो मैस गेन है वो प्रॉपर नहीं होता ड्यू टू मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग पावरफुल सेक्सुअल डिज़ायर। डिस्प्लेसमेंट के हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पोइट्री के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के ज़रिए, लिटरेचर पढ़ के, स्कल्पचर हैं, ठीक है ना, मुजस्मा साजी करके, ड्रामा है, मूवीज़ हैं, या दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, प्लेइंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, वो डिफरेंट क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, या अपने जो फैमिली है उसके साथ अपने आप को बिजी करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी वेज यूटिलाइज करते हैं, जैसे मास्टरबेशन है, तो उसके ज़रिए बहुत बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस्लाम में इसीलिए इन चीज़ों को हराम करार दिया गया है। इस मोटिव को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं उन पे हमें क्या करना चाहिए, उनको अडॉप्ट करना चाहिए और उन्हीं के थ्रू ही इनको इस मोटिव को सेटिस्फाई करना चाहिए। एनिमल्स के अंदर है हमारे पास, इंसेक्ट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर इसको क्या है, वो तो एक हमारे पास उनका कोई ऐसा सेटअप नहीं होता, सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मैटरनल मोटिव है, कोई भी पर्सन है उसकी ख्वाहिश होती है, फीमेल है मेल है, कि वो मैटरनल मोटिव को अचीव करें, और उसके अंदर एक हार्मोनल सेटअप होता है केयर का, कि वो अपने बच्चों की केयर करता है। हर स्पीशी के अंदर ये सेटअप है जो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमंस को और दूसरी स्पीशीज़ को
कि वो अपने जो डिसेंडेंट्स हैं, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें। तो ये अर्ज होती है अपनी स्पीशीज को इनक्रीज करने के साथ साथ कि वो केयर भी करें अपने बच्चों की। अब किसी भी जैसे ह्यूमंस हैं, उनको तो बताया जाता है आपका बेबी है तो डिफरेंट सिखाया जा सकता है, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कौन सिखाता है? वो जो अफेक्शन है पेरेंट्स का अपनी यंग वंस के साथ, तो वो कोई नहीं सिखाता। ये क्या है? अनलर्नड और बेसिक मोटिव है, प्राइमरी मोटिव में आता है ये। ऑक्सीजन मोटिव, हमें ऑक्सीजन लेनी ही लेनी है, हर सूरत में लेनी है, कुछ भी हो जाए तो हमें सांस लेने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन से अगर कोई शख्स मिनट्स उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ हो जाएगी। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, डिफरेंट ये रिस्पायरेटरी प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग है हमारे पास। हम क्या करते हैं, जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक साइन ऑफ डैमेज बन जाती है, उसको हमने क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। और ऑक्सीजन हम जो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए हमें ज़रूरी होती है, वो हमें हर सूरत के अंदर लेनी पड़ती है। सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, नोजिया हो जाएगा, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द केस जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल्स क्या हो जाती है? रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। हीमोग्लोबिन ड्रॉप होगी तो अल्टीमेटली बहुत सारे मैकेनिज्म्स इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा बॉडी के अंदर तो प्रॉपर रिस्पायरेशन भी नहीं होगी, जो फूड की ब्रेक डाउन है वो नहीं होगी। जब फूड की ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं होगी इन द ऑक्सीजन के प्रेजेंस, यहाँ पे फूड की ब्रेक डाउन एक दूसरे मैकेनिज्म से, लोअर ऑक्सीजन की मौजूदगी में फर्मेंटेशन से एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और वो एसिड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो क्या है, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो वो क्या है, पेल येलो कलर इंडिकेट करते हैं। तो ऑक्सीजन को मस्ट बी सप्लाइड टू पर्सन्स। फटीग रिडक्शन, अगर कोई शख्स थका होता है, मुसलसल घंटों काम करता है तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है? थक जाती है, फटीग्ड हो जाती है। तो उसको एज ए रिज़ल्ट क्या करना पड़ता है? फटीग को रिड्यूस करना पड़ता है, रिलैक्स होना पड़ता है, जिससे बॉडी फ्रेश और रेडी हो जाती है। इसमें लैक्टिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई शख्स मुसलसल काम करता रहता है तो लैक्टिक एसिड ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है, जो एक्सक्रीट आउट होना था। जब सेक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी, एक्सक्रीट आउट प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे ब्रेन्स को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। जैसे हम रेस्ट करते हैं तो ये दोबारा हम ब्लड के अंदर वापस चला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है ना, और रिमूव हो जाता है बॉडी से। जब बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी थकावट कम हो जाएगी और जो डिफरेंट इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होंगे उनसे भी बचा जा सकेगा। साइकोलॉजिकल फटीग, अगर कोई शख्स मुसलसल काम करता रहता है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई है उसे, जैसे न्यूरोथीनिया है, मुसलसल उसे नींद ना आना या थके थके महसूस करना, ये क्या है, साइकोलॉजिकल फटीग है। इसको ओवरकम करना चाहिए। इसका हमारी ओवरऑल एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। इसको हर सूरत में कम करना होता है बाय, जैसे आप लोग देखते हैं हमारी ब्रेक होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ब्रेक होती है, वो साइकोलॉजिकल फटीग को कम करने के लिए होती है। कोई म्यूज़िक सुन लेता है, कोई कॉल कर लेता है, कोई चाय पी लेता है, कॉफ़ी पी लेता है, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है, तो वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। बाउल एंड ब्लैडर मोटिव, अब बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट में मोटिव में हमारे पास एक्सक्रीशन, कोई नहीं सिखाता कि आपने एक्सक्रीट आउट करना है। एक्सक्रीट आउट करना एक बेसिक नीड है, जो लेफ्ट ओवर होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेफ्ट ओवर होता है उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है हर सूरत के अंदर। इस सिस्टम के अंदर जो है अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और सिक हो जाएगा। जब उसके अंदर डिफरेंट क्या है, गैसेस हैं या डेंजरस कंपाउंड्स हैं, वो परसिस्ट कर जाएंगे, रुक जाएंगे, तो वो क्या है,
टॉक्सिक एजेंट उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकेंगे और वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। When urinary system functions properly, then water and salt level remain normal in the body। ठीक है, और क्या होगी, हेल्थ प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से। स्टोमिक अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डिसेंट्री है। अगर प्रॉपर बाउल एंड ब्लड मोटिव सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।